वेलकम अगेन प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 इतिहास विषय का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस अध्याय को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ नए राष्ट्र और राज्यों का उदय हुआ तथा राष्ट्रवाद की एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। जो पुरानी रूढ़िवादी राष्ट्रवादी अवधारणा थी उसका अंत एक विभीषण महायुद्ध के रूप में यानी प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। इस चित्र में दिखाया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठे हो जाते थे और बड़े बड़े जुलूस निकालते थे और ये जुलूस उस समय एक आम बात हुआ करती थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 या कहीं कहीं पे इसे 1919 भी लिखते हैं। इसमें दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। उत्पीड़न के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग के लिए स्वतंत्रता के अलग अलग मायने थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता ने जो शोषण और उत्पीड़न सहा अंग्रेजी शासन का, सभी लोग इसके खिलाफ हो गए और सभी स्वतंत्रता चाह रहे थे, परंतु उनकी स्वतंत्रता के मायने या उनकी स्वतंत्रता की परिभाषाएं अलग अलग थी। आइए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्या क्या प्रभाव छोड़े। सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक प्रभाव पड़ा। रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। युद्ध के नाम पर कर्जे बढ़े, सीमा शुल्क में वृद्धि की गई और आयकर की शुरुआत की गई, यानी इनकम टैक्स भी अब यहाँ वसूला जाने लगा। महंगाई बढ़ने लगी। 1913-1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो गई। जबरन भर्ती की गई। गाँव में सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीणों में अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा बढ़ा और इस पर आग में घी का काम किया महामारियों और अकाल ने। 1918 और 1919 और 1920-21 में फसलें खराब हो गई। फ्लू की महामारी फैली। इसे 1921 की जनगणना के अनुसार 120 से 30 लाख लोग मारे गए, यानी 1.3 करोड़ लोग मारे गए। और उस समय जो भारत की आबादी थी वो लगभग 25 करोड़ थी, यानी 25 करोड़ में से 1.3 करोड़ लगभग 4 से 5% लोग इस दौरान मारे गए, जिससे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति भयंकर आक्रोश था और इससे जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उन्होंने एक संघर्ष का नया तरीका दिया, जिसे हम सत्याग्रह और अहिंसा कहते हैं। आइए देखते हैं। सत्याग्रह का विचार, सत्य और अहिंसा का मार्ग। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। उनके अनुसार उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से बदला लेने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध के बिना केवल अहिंसा के सहारे सफलता पाई जा सकती है। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि अन्याय के खिलाफ शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अहिंसा के सहारे भी अन्याय से जीता जा सकता है। जो महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन देखते हैं। 1917 चंपारण बिहार, इसमें दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने संघर्ष किया। 1917 खेड़ा आंदोलन हुआ गुजरात। फसल खराब होने और प्लेग के कारण लगान वसूली में ढील के लिए किसानों का सत्याग्रह था। किसानों ने मांग की कि फसल खराब हो गई है और महामारी के कारण हमें लगान वसूली में और समय दिया जाए। और 1918 गुजरात अहमदाबाद, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह, यानी 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों ने भी हड़ताल करी, सत्याग्रह किया। इसमें दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्स ट्रस्ट से गुजर रहे हैं। ये 6 नवंबर 1913 का चित्र है। इसमें महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। यानी ये अफ्रीका की घटना है 1913 की, जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया था। और भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण, फिर खेड़ा और 1918 गुजरात में सत्याग्रह आंदोलन किए। जब महात्मा गांधी को चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलनों में सफलता मिली, तो उसी से उत्साहित होकर जो 1919 का जो दमनकारी कानून था, रोलेट एक्ट, उसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और जन समर्थन जुटाया। इस कानून के तहत भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में इसे पारित किया गया। सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी रोलेट एक्ट बेसिकली क्या था कि सरकार विरोधी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चलाया
गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के साथ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। टॉयलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू की, जिसके परिणाम क्या निकले कि रैलियां निकाली गई, रेलवे वर्कशॉप्स में हड़तालें हुई, दुकानें बंद कर दी गई। अंग्रेजों ने फिर दमन शुरू किया। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। यानी गांधी जी के सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाने लगी, रेलवे वर्कशॉप पर भी हड़तालें हो गई, लोगों ने दुकानें बंद कर दी। जवाब में अंग्रेजों ने भी दमन का रास्ता अपनाया और अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेजों ने अमृतसर में इस दौरान गोलीबारी की और इस वक्त जनरल डायर ने कमान संभाल ली थी। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 का काला दिन, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में इस दिन बहुत सारे लोग सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे। इसमें से कुछ लोग सरकारी कानून का विरोध करने हेतु भी जुटे थे और लोगों को मार्शल लॉ का पता नहीं था। जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया था, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं था और लोग मेले के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। तो जनरल डायर ने एक क्रूर कृत्य को इस दौरान अंजाम दिया। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। निहत्ती भीड़ पर उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इससे सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य सत्याग्रह के जहन में दहशत पैदा करना था, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना था। इससे जनरल डायर का उद्देश्य था कि इससे सत्याग्रही घबरा जाएं और आंदोलन छोड़ दें। चित्र में दिखाया गया है कि जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पंजाब 1919 का ये चित्र है। सिपाहियों ने मार्शल लॉ लगा दिया था, तो सिपाही लोगों को बोलते थे कि घसीट कर चलो, सीधे खड़े होकर भी चलने नहीं देते थे। इतना शोषण अत्याचार इन्होंने किया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। इस हिंसा से गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने अपना जो सत्याग्रह था वो खत्म कर दिया। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। यानी महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार अफ्रीका में सत्याग्रह के द्वारा सफलता प्राप्त की थी वो एक सक्रिय आंदोलन था। तो इसे हम निष्क्रिय आंदोलन कैसे कह सकते हैं कि अहिंसा या सत्याग्रह कमजोरों का हथियार है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये शारीरिक बल नहीं, आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार है, तो अहिंसा इसका सर्वोच्च धर्म है। यानी गांधी जी का मानना था कि सत्य जो है वो आत्मा है और अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। यानी इसमें देखा जाए तो महात्मा गांधी को ये पता था कि हिंदुस्तानी लोग जिनके पास न तो हथियार है न ही हथियार चला सकते हैं। इसके उल्ट ब्रिटेन जो है वो युद्ध के देवता की उपासना करता है और वो हिंसक है, जबकि भारतीय लोगों ने हिंसा त्याग दी है। लोग हथियार नहीं चला सकते और उन्होंने अहिंसा को आत्मसात कर लिया है। इस आधार पर भारत के लोगों के पास अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है और उसी से वो स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। महात्मा गांधी ने इसे सक्रिय प्रतिरोध कहा है। अहिंसा को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? सक्रिय प्रतिरोध। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि खिलाफत का मुद्दा क्या है और इसने हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में क्या योगदान दिया। रोलेट सत्याग्रह मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित रहा। गांधी जी एक व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नजदीक लाई बिना ऐसा संभव नहीं है। इस वक्त देश में मुस्लिम जनाधार भी बहुत था, तो उनका मानना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक अंग्रेजों को इस देश से नहीं निकाला जा सकता। तो इसी परिदृश्य में प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी। तो इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जिसे खलीफा कहते हैं पर ब्रिटेन ने सख्त शांति संधि थोप दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ सैन्य कार्यवाही पर चर्चा शुरू की। सितंबर 1920, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, में असहयोग आंदोलन पर इन नेताओं के बीच सहमति बननी शुरू हो गई। यानी इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग ही क्यों और ये आंदोलन कैसे बना?
ये जो हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी, उसमें गांधी जी का तर्क था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि सहयोग वापस ले लिया जाए तो शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना होगी। यानी महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। अगर सभी भारतीय अपने स्वार्थ त्याग कर, अपने लालच त्याग कर उनको सहयोग करना बंद कर दे तो ये शासन ढह जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग के लिए निम्न रास्ते सुझाए। उन्होंने कहा कि उपाधियां लौटा दो, सरकार द्वारा दी गई पदवियों का त्याग कर दो, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करो, नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदें और स्कूलों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और सविनय अवज्ञा यदि आवश्यक हो दमन होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दो, अंग्रेजों ने जो सरकारी पदवियां दी है वो लौटा दो, अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार कर दो, सेना पुलिस अदालत में नौकरियां मत करो और विदेशी वस्तु मत खरीदो और विदेशी जो सामान है उनकी होली जला दो। कि परिषद चुनाव के बहिष्कार पर कांग्रेस में खींचातान रही, लेकिन दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर मुहर लग गई। परिषद चुनाव के कारण कांग्रेस में खींचातानी जरूर रही, लेकिन 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस बात पर सहमति बन गई कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ये देखते हैं कि इस असहयोग और सत्याग्रह का गांव और शहरों में क्या क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले देखते हैं इसका शहरों में कैसा प्रभाव रहा। पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या होता है? एक प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने के रास्ते को रोक देते हैं। यानी परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है कि पिकेटिंग क्या है। पिकेटिंग प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी भी दुकान हो गई, फैक्ट्री हो गई, सरकारी दफ्तर हो गया, उसके अंदर जाने का रास्ता रोक देते हैं। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जुलाई 1922। इसमें विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था और उसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ये आंदोलन धीमा क्यों पड़ा? इसके कारण जानते हैं। खादी की महंगाई। हालांकि महात्मा गांधी ने यह कहा कि विदेशी वस्तुओं की होली जला दो, विदेशी वस्तुएं उपयोग मत करो, परंतु जो खादी थी, देसी खादी, वो महंगी बहुत होती थी। खादी मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगी थी, गरीब इसे लंबे समय तक नहीं खरीद सकते थे। इस कारण यह आंदोलन धीमा पड़ गया। वैकल्पिक संस्थानों का भी अभाव था। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के बाद वैकल्पिक भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। फलस्वरूप विद्यार्थी और वकील सरकारी संस्थानों में लौटने लगे। हालांकि शुरुआत में विद्यार्थियों ने और वकीलों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समर्थन दिया, परंतु जो वैकल्पिक भारतीय शिक्षण संस्थान और रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाए समय से, और इस कारण विद्यार्थी और वकील वापस सरकारी संस्थानों में लौटने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का क्या असर रहा देखते हैं। इसमें किसानों की समस्याएं, जैसे भारी लगान, तरह तरह के कर, बेगार, बिना परिश्रम के काम करवाना। बेगार किसे कहते हैं? बेगार यानी बिना परिश्रम के काम करवाना बेगार कहा जाता है। पट्टेदारों को बार बार जमीन से हटाया जाता था। किसानों की मांगे और कार्रवाई, लगान कम हो, बेगार खत्म हो। पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया, यानी नाई बाल नहीं बनाएंगे और धोबी कपड़े नहीं काटेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, और उन्होंने नाई धोबी बंद का फैसला ले लिया। अवध किसान सभा क्या थी? अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में गठन। इसमें महीने भर में 300 शाखाएं खुल गई थी। यानी अवध किसान सभा इतने बड़े पैमाने पर सफल रही कि महीने भर में ही इसने 300 शाखाएं खोल ली। फिर आंदोलन में आता हिंसक मोड़ कि 1921 में आंदोलन फैलने पर तालुकदारों के मकानों पर हमले और बाजारों में लूटपाट होने लगी। स्थानीय नेता गांधी जी का नाम लेकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे। यानी जिस हिंसा की बात महात्मा गांधी कर रहे थे, यहाँ पर वह हिंसा फेल हो गई। लोग हिंसा पर उतार हो गए और उन्होंने सरेआम सेठों के मकानों पर हमले करने शुरू कर दिए और बाजारों में लूटपाट करने लगे और गांधी जी का नाम लेकर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने लगे। सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़ते हैं कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर रहे बाबा रामचंद्र अवध में तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यानी जो अवध किसान सभा थी या अवध में किसानों का जो नेतृत्व था वो बाबा रामचंद्र ने किया था। सन्यासी बाबा रामचंद्र ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर वो होते थे जो एग्रीमेंट के तौर पर, यानी अनुबंध के तौर पर दूसरे देशों में काम करने जाते थे, और इसे एग्रीमेंट, सही नाम इसका एग्रीमेंट था, लेकिन स्थानीय भाषा में एग्रीमेंट धीरे धीरे गिरमिटिया बन गया। जनवरी 1919 को पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा रोके जाने पर नेहरू ने किसानों को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसे था।
एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित हैं, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। ये सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। यानी ये रायबरेली की घटना है जिसमें पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई थी और जवाब में किसानों ने सभा को संबोधित किया था। इस दौरान नेहरू जी जो थे वो गुस्से से ताव में आ गए और वो हिंसक हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ बैठे लोग अभी भी शांत थे और अहिंसक थे, जिससे उन नेहरू जी की हिंसा एक पल में ही शांत हो गई। और नेहरू जी ने बताया कि ये सबक, अहिंसा का सबक, उनसे ज़्यादा तो मुझे सीखना है। अब 1928 का बारडोली सत्याग्रह क्या है? जब भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ सफल किसान आंदोलन था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये देखते हैं कि बागानों में स्वराज और आंदोलन की वापसी के सभी। असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वराज क्या था? कि मजदूरों के लिए आज़ादी का अर्थ था चार दीवारियों से बाहर आने जाने की छूट और अपने गांव से संपर्क स्थापित कर सकें। 1859 के इंग्लैंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत उन्हें बागान छोड़ने की मनाही थी। यानी 1859 में उन्होंने इनलैंड यानी ज़मीन के अंदर रहने का एक इमिग्रेशन एक्ट था, जिसके तहत वो यहाँ आए थे और इसके तहत उनको बागान छोड़ने की मनाही थी। असहयोग आंदोलन की खबर सुनकर हजारों मजदूर घर चल दिए, ये सोचकर कि गांधी राज आ रहा है, पर रास्ते में पकड़े गए और पीटे गए। यानी उसमें बागान, असम के बागान मजदूरों को यह लगा कि गांधी राज आ गया, यानी स्वराज आ गया और हम वापस घर जा सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वो बीच में पकड़े गए और बुरी तरह पीटे गए। इसी दौरान गोरखपुर यूपी में जो है चौरी चौरा नामक स्थान है, 1922 में गोरखपुर स्थित चौरा चौरी बाजार से गुजरा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, जिसमें गुस्साई भीड़ ने पुलिस थानों में आग लगा दी और पुलिस ने भी जनता पर गोलियां चलाई, जिससे अहिंसा का वातावरण बना और लोग मारे गए। आंदोलन की वापसी कैसे हुई? कि चौरा चौरी की घटना फरवरी 1922 के हिंसक होने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि सत्याग्रहियों को अभी और व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि अभी तक सत्याग्रही अहिंसा के महत्व को नहीं समझ पाए हैं और अभी उन्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और इस दौरान उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। दरअसल महात्मा गांधी को ये लग गया था कि अगर हिंसा फैली तो चूंकि भारतीय लोगों के पास न तो हथियार है न ही सेना है, और ये उनका स्वभाव भी अहिंसक है, और ब्रिटेन के पास हथियार भी हैं और वो हिंसक भी हैं, तो देश में भारी जान माल का नुकसान होगा और बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने यह आंदोलन वापस लिया। फरवरी 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस के कुछ नेता इससे नाराज हो गए। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदें गठित की गई थी सरकार के द्वारा, उसके चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं। यानी कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए, जीत के परिषदों में वहाँ जाया जाए और वहाँ पर जो है सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए। इनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू राजनीति में वापस लौटने के लिए इच्छुक थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन चलाना चाहते थे और वो चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति चुनाव में वापस लौटने की वकालत की और उन्होंने कांग्रेस के ही भीतर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। वे ब्रिटिश नीतियों का अंदर से विरोध करना चाहते थे, यानी चुनाव जीतकर राजनीति में आना चाहते थे तथा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। युवा उग्र नेता पढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन चाहते थे और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। यानी वे चाहते थे कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। चूँकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज्य चाहते थे तो इसकी तहकीकात करने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा। कि आप बाहर जाओ और वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करो कि क्या ये लोग शासन संभालने के लिए
योग्य हैं। रोचक बात यह थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो जब 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस दौरान जो भारतीय वायसराय था इरविन, इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम भारत को जो है अधीन राज्य के रूप में दर्जा देंगे और इसके लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गोलमेज सम्मेलन की उसने घोषणा की। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने इस बात को मान लिया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें अंग्रेज़ों का जो डोमिनियन स्टेट है वो नहीं चाहिए। इसी दौरान जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई देखते हैं कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक जो है एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई देता था। उनको लगता था कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से लेकर अमीर हर भारतीय खाता है, लेकिन अंग्रेजों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। तो उन्हें एक गांधी जी को ये एक अवसर के रूप में प्रतीत हुआ जिससे देश की जनता को एकजुट किया जा सके। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया और नमक कानून को तोड़ा। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, किसानों ने लगान चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, वन कानूनों का भी व्यापक उल्लंघन हुआ इस दौरान। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए नहीं हो सकता, अंग्रेजों को अहिंसा के जरिए इस देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसमें कुछ क्रांतिकारी युवा नेता शामिल थे। उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठक की। दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके प्रमुख नेता थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। इन्होंने प्रमुख कार्रवाइयाँ क्या की कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, लॉर्ड इरविन की ट्रेन उड़ाने का भी प्रयास किया। भगत सिंह का दृष्टिकोण क्या था? 23 की उम्र में जिन्हें फांसी दे दी गई, उन्होंने अदालत में कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। यानी ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने अदालत में कहा था कि वे बम और पिस्तौल, हथियार, हिंसा इनकी पूजा नहीं करते बल्कि वे तो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने कैसे कैसे भाग लिया और कौन कौन से लोगों के प्रमुख वर्ग रहे जिन्होंने इसमें भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी रही विशेष रूप से मजदूरों की और महिलाओं की। श्रमिक वर्ग उद्योगपतियों के कांग्रेस के नज़दीक आने से मजदूर छिटकने लगे। फिर भी नागपुर आदि में कुछ मजदूरों ने कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ गांधीवादी तरीकों से बहिष्कार किया, तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ उद्योगपति लोग कांग्रेस के नज़दीक आने लगे थे जिससे मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे। जो पहले मजदूरों ने और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन मजदूर अब जो है वो उद्योगपतियों के कांग्रेस के नज़दीक आने के कारण कांग्रेस से दूरी बना रहे थे। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया। जुलूस, नमक बनाना, पिकेटिंग, जेल की यात्राएं करना। शहरी इलाकों में ऊंची जातियों और गांव में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं भी सक्रिय रहीं। यानी इसमें शहरी इलाकों की ऊंची जातियों और पढ़े लिखे घरों की महिलाएं और गांव में भी संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल रहीं। सार्वजनिक भूमिका बढ़ने के बावजूद औरतों की सामाजिक स्थिति में भारी बदलाव नहीं आया था। गांधी जी भी मानते थे कि घर संभालना ही औरत का असली कर्तव्य है। यानी गांधी जी का यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बताया गया है। गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं घर ही संभालें, ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों में, आंदोलनों में ज़्यादा भाग ना लें। यानी इससे महिलाओं की स्थिति पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। चित्र में दिखाया गया है कि राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भाग ले रही हैं। बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। यानी इस आंदोलन का फ़ायदा ये हुआ कि जो महिलाएं वर्षों से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाई थी, वो इस आंदोलन के कारण घरों से बाहर निकली और सार्वजनिक क्षेत्रों में आई और उन्हें दुनिया को जानने समझने का मौका मिला। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहकर संबोधित कहने लगे थे। दलितों के बारे में गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था कि अस्पृश्यता खत्म किए बिना स्वराज नहीं मिल सकता। अछूतों को हरिजन यानी हरिजन ईश्वरों की संतान का, यानी गांधी जी का मानना था कि जब तक छुआछूत का अंत नहीं होगा तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। मंदिरों
कुओं पर अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वालों के सम्मान के लिए खुद शौचालय साफ किए। यानी महात्मा गांधी ने मंदिरों और कुओं पर भी अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किए और मेला ढोने वालों के सम्मान के लिए उन्होंने कई बार शौचालय भी खुद साफ किए। ऊंची जातियों से हृदय परिवर्तन का आह्वान किया। यानी महात्मा गांधी ने कोशिश की कि ऊंची जातियों का भी हृदय परिवर्तन हो और छुआछूत को खत्म किया जाए। दलितों का नेतृत्व उस टाइम कौन कर रहे थे कि बहुत सारे दलित नेता सामाजिक अपंगता को केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था हो, विधायी परिषदों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की मांग हो। यानी वे चाहते थे कि शिक्षण संस्थाओं में भी अछूतों को दाखिला मिले और विधायी परिषदों में भी उनके लिए सीटें निश्चित हो। परिणाम क्या निकला? सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी सीमित रही, विशेषकर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में। यानी महात्मा गांधी और विभिन्न दलित नेताओं के प्रयासों के बावजूद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी सीमित ही रही, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी और दलित नेताएं अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके। महात्मा गांधी ने जिस हृदय परिवर्तन की बात की वो भी विफल रहा। इसमें कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत शांत पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे संगठनों के करीब दिखने लगी। धार्मिक जुलूसों से सांप्रदायिक टकराव और दंगे भी बढ़ने लगे। यानी 1920 के बाद जो कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के नज़दीक रहने लगी, जिससे मुसलमान उनसे दूरी बनाने लगे। देश में आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक देश में राष्ट्रीय एकता और लोगों में राष्ट्रीय एकता के भाव जगाने के लिए धार्मिक जुलूस निकाले जाने लगे, जिससे सांप्रदायिक टकराव और दंगे भी बढ़ने लगे, जिससे कांग्रेस से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली। प्रतिनिधित्व का सवाल भी उठा। मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें और मुस्लिम बहुल प्रांतों में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले तो पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने को तैयार थे। यानी मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि केंद्रीय सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें हों। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हिंदू महासभा के M.R. जेकर द्वारा समझौते की खुलेआम निंदा से समाधान की संभावनाएं समाप्त हो गई। यानी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदू महासभा के M.R. जेकर ने समझौते की खुलेआम निंदा की, जिससे हिंदू और मुस्लिम यानी कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों के बीच दूरियां बढ़ गई। परिणाम क्या निकला कि अविश्वास का माहौल बना और अल्पसंख्यक के रूप में पहचान खो जाने का उनमें भय भी बना हुआ था। राष्ट्र की भावना जो है वो सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इसमें मात्र छवि के प्रति श्रद्धा राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन गई। राष्ट्र की एक कल्पना की गई, इसमें भारत माता की कल्पना की गई है कि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम गीत लिखा। इसे स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। 1905 की पेंटिंग में भारत माता को शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक सन्यासिनी के रूप में शिक्षा और भोजन देते हुए दर्शाया गया है। इस तस्वीर में दर्शाया गया है कि ये भारत हम सबकी माता है जो हमें शिक्षा और भोजन दे रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है। एक अन्य चित्र में भारत माता को त्रिशूल लिए शेर और हाथी के साथ खड़ी दिखाया गया है। इसमें शक्ति और सत्ता का प्रतीक के रूप में माता को दिखाया गया है। आइए देखते हैं कि लोक कथाएं प्रतीक इतिहास की कैसे पुनर्व्याख्या करते हैं और एक राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं। राष्ट्रवादियों ने भाटों चारणों की कथाओं को दर्ज किया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गीत मिथक इकट्ठे किए ताकि बाहरी प्रभाव से दूषित परंपरागत संस्कृति को बचाया जा सके और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय झंडा भी अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन तिरंगा, उस समय हरा, पीला, लाल 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल और अर्धचंद्र भी थे। गांधी जी का स्वराज झंडा 1921 का, इसमें तिरंगा था, सफ़ेद, हरा, लाल और मध्य में स्वावलंबन का प्रतीक चरखा था। अंग्रेजों के दावों के जवाब में प्राचीन कला, विज्ञान, गणित और वास्तुकला के महान युग का गौरवगान किया गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई और इसकी सीमा यह रही कि यह अतीत मुख्य रूप से हिंदुओं का था, जिससे अन्य समुदाय अपना को अलग महसूस करने लगे। क्योंकि इसमें प्राचीन इतिहास का गौरवगान किया गया था, प्राचीन इतिहास, जिससे हिंदू समुदायों में तो एकता का भाव उत्पन्न हुआ, परंतु अन्य समुदाय अलग महसूस करने लगे खुद को। इसमें बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। इसमें एकता की बात कही गई है कि बीच में बाल गंगाधर तिलक है और ये मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि से घिरे हुए हैं, यानी सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक एकता की बात की गई। निष्कर्ष पढ़ते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से ने विभिन्न समूहों को साझा संघर्ष में खींचा।
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन परेशानियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का अर्थ हर वर्ग के लिए अलग अलग था। किसानों के लिए अलग था, मजदूर, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग था। कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एक समूह की मांग से दूसरा समूह दूर न जाए। जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का एक पुंज था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरतों का जुलूस। इसमें एक जवाहरलाल नेहरू की चर्चित तस्वीर है कि जवाहरलाल नेहरू भारत माता और भारतीय नक्शे को अपने हृदय के पास रखे हुए हैं तथा माँ के लिए बलिदान का विचार प्रस्तुत किया गया है, यानी देश के लिए त्याग का संदेश इसमें दिया गया है। ये था अपना अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।